आज की पंचतंत्र की कहानी है एक दूसरे के पूरक। एक समय की बात है, एक नगर के पास किसी व्यापारी का नया मकान बन रहा था। वहाँ पर लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों ने दो बड़े बड़े तख्ते बनाए थे। उन दोनों तख्तों के बीच में लकड़ी की पकड़कर काटा जाता था। उस जगह से बंदरों का एक काफिला गुजर रहा था। उस काफिले में एक बंदर बहुत शरारती था। वह उन दो तख्तों के बीच में खड़े हो मज़े से झूलने लगा। उसके झूलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। एक बार उसने पूरे ज़ोर से छलांग लगाई, बस दोनों लकड़ी के तख्ते पूरी ताकत से उठे और बंदर जी उन दोनों के बीच में ऐसे जकड़े गए कि निकले तो कैसे। उनके साथियों ने केवल उसकी अंतिम चीख की आवाज़ ही सुनी। इस तरह वह बंदर अपनी ही मूर्खता के कारण मर गया। जो दूसरों के बीच में अपनी टांग अड़ाता है भाई, उसका यही परिणाम होता है। इसलिए समझाता हूँ कि इस सीन को भूल जाओ और अपनी चिंता करो। हम इस झंझट में क्यों पड़े। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप पर भोजन भद्दा है, यह कहावत सही नहीं। मित्रों का भला और शत्रुओं को हानि पहुँचाने के लिए ही बुद्धिमान मनुष्य राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता। जिसके जीवित रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सकें, उसी को जीवित रहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता। जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न बंधु बांधव पर, न दुखी होने पर, यानी किसी भी तरह की दया नहीं करता है, उसका इस संसार में जीना बेकार है। माँ की जवानी हरण करने वाले उस पुत्र को पैदा होने का क्या फ़ायदा जो सदैव चोटी को लहराने वाले झंडे के समान वंश में अग्रणी नहीं होता। नदी तट पर उपजे एक घास के झुंड का भी जन्म सार्थक है। उसको थामकर डूबता प्राणी किनारे आ लगता है। नीचे ऊपर संचरण करते हुए मनुष्य के संताप को दूर करने वाले बादलों में कुछ ही भले मानुष होते हैं। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लांघ जाते हैं, पर जब वह आग बाहर निकलती है तो उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। करकट ने अपने भाई को बड़े ध्यान से सुना और बोला, यह सब ठीक है, किंतु हम लोग सिंह की नगरी से अप्रधान गौण है, फिर हमें इस बात का क्या प्रयोजन। देखो, कहा गया है कि स्वामी के सामने जो अप्रधान बिगड़े दिमाग वाला बिना पूछे बोलता है, उसकी न केवल अवहेलना ही होती है, सत्य ही वह अपमानित भी होता है। इसीलिए उस अपनी बात वहीं कहनी चाहिए जहाँ कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि ऐसी जगह बात करने का को ऐसा प्रभाव होता है जैसे श्वेत वस्त्र पर रंग का। दमनक ने करकट की बात सुनते ही बोला, नहीं भाई, ऐसा ना कहो, क्योंकि अप्रधान भी यदि राजा के सेवा में हो तो प्रधान बन सकता है। जो प्रधान राजा की सेवा न कर रहा हो वो अप्रधान बन जाता है। इस तरह कोई व्यक्ति चाहे तो प्रधान या अप्रधान बन सकता है। और नौकर स्वामी के क्रोध को सहन कर लेते हैं, वे स्वामी के नाराज होने की जगह पर उसके सक्षम होते हैं। मनीषियों, बुद्धियों और साहसियों का सम्मान राजा के सिवाय अन्य या कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वो निराशा और असफलता के सिवा कुछ भी नहीं प्राप्त करते। राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उचित तथा उच्च स्थान पाते हैं, इज्जत पाते हैं। फिर बुद्धिमान लोगों के लिए राजा को वश में करना कोई कठिन काम नहीं। भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा स्वामी और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके समीप जाकर डर का कारण जानना, फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना या शांत रहकर मौके की तलाश करना, किसी ताकतवर को सहारा लेना, राजनीति के दावपेच में ये सब कोई भी दावपेच इस्तेमाल किया जा सकता है। दमनक, लेकिन भाई तुमने यह कैसे जाना कि हमारा स्वामी डरा हुआ है। करकट ने पूछा। मेरे भाई, कही हुई बात को तो पशु और पक्षी भी जान लेते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है वो बिना कही बात के भी चेहरे से जान लेता है। जैसा कि मनु जी ने कहा है, आकाश इशारा
चेहरे की बनावट, चाल ढाल, बातचीत, आँख द्वारा मन के अंदर की बात को जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने यह सब जान लिया है। ये निडर होकर सिंह के पास जाऊंगा और उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर भाई, आपको जो भी राज दरबार में जाना ही नहीं आता तो आप मदद कैसे करेंगे? करकट बोला। दमनक ने मुस्कुराकर कहा, वाह, मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता? पिताजी की गोद में खेलते हुए मैंने घर में आने जाने वाले साधु सन्यासी और विद्वानों से जो ज्ञान की बातें प्राप्त की थी, वे सब की सब मैंने अपने दिल में बैठा ली थी। उनका सार इस प्रकार है, इस सुंदर पृथ्वी को बहादुर, विद्वान और सेवा धर्म जानने वाले लोगों को ढूंढा करते हैं। सेवा वही है जो स्वामी का हित करने वाली हो। इस प्रकार की सेवा केवल समय पर ही की जाती है। इसीलिए विद्वानों को चाहिए कि वह सेवा द्वारा ही राजा को खुश रखकर उसका आश्रय प्राप्त करें, किसी अन्य तरीके से नहीं। पंडित को चाहिए अपने गुणों को न जानने वालों की सेवा न करें। जिस प्रकार बंजर जमीन पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं है, वैसे ही मंदबुद्धि और जीव से विद्या और गुण की दान करना व्यर्थ है। गरीब और छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसे वक्त आ ही जाता है जब ऐसे लोग किसी भी समय काम आ जाते हैं। चाहे इंसान भूखा प्यासा बैठा हो, लेकिन जीवन में कभी भी अविवेक की धनवान से सहायता ना मांगे। जिनका सहारा लेकर एक भूखा नौकर पेट ना भर सके, उस राजा का परित्याग कर दें। राजमाता, राजकुमार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का भी राजा के समान सम्मान करें। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सेवक सदा राजा को अच्छा लगता है। अपने मालिक द्वारा दी गई रकम को जो सेवक खुश होता है, वो अपने मालिक का धन्यवाद करता है। वह सेवक सदैव अपने मालिक की नज़रों में अच्छा और गुणवान व्यक्तियों में गिना जाता है। जो वीर युद्ध के समय आगे आगे और नगर में पीछे पीछे राजमहल के द्वार पर रहता है, वही राजा को अच्छा लगता है। जो सेवक जुए को अपराध, शराब और जहर और परछाई को और स्त्री को बेकार समझता है, वह सेवक राजा को अत्यधिक प्रिय होता है। जो प्राणी यह जानते हुए भी राजा की नज़रों में अच्छा और राजा मेरी बात मानते हैं, फिर भी वह विधान और नियम का उल्लंघन नहीं करता, वह बुद्धिमान होता है। जो पुरुष मालिक की अनुचित बात का बुरा न माने और निडर होता है, वह युद्ध में लड़ता है। परदेश में भी जो अपना देश मानता है, वह राजा को सदैव अच्छा लगता है। वाह वाह, बहुत खूब। ये बातें तो सब ठीक हैं, पर अब यह बताओ कि वहाँ पहुँचकर सर्वप्रथम क्या पूछेंगे? कर्टक ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सब बातें बातों ही बातों में निकलती है, और जैसे अच्छी बारिश होने पर एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। किसी के हृदय में पाप होता है, उसकी ज़बान मीठी होती है, किसी की ज़बान कड़वी होती है, मन मीठा, और किसी की बात भी अच्छी होती है और मन भी साफ। इसीलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे कि कोई बुरा प्रभाव पड़े। करकट कुछ देर सोच विचार में डूबे रहने के बाद बोला, भाई, राजा लोग बड़ी मुश्किल से ही काबू में आते हैं, क्योंकि वे सदैव चापलूसी, खुशामद और बड़े बड़े लोगों से घिरे होते हैं, जो उन्हें नीचे वाले व्यक्तियों से मिलने नहीं देते। उन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ भैया, मैं यह सब बात जानता हूँ, और साथ ही साथ यह भी जानता हूँ कि मनुष्य अपने तेज बुद्धि से ही इन सब को जीत सकता है। वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुँच जाते हैं तो वह पापी खुशामदी लोग राजा की निगाहों में गिर जाते हैं। यह राज बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जरा जरा सी बुराई पर भी ब्राह्मण क्रोध का शिकार होकर दंड का भागी बनता है। दमनक ने कहा, यह ठीक है, किंतु उसको जैसी करनी वैसी भरनी। बुद्धिमान व्यक्ति अपना स्थान स्वयं ही बनाते हैं। सेवक का अच्छा आचरण यही है कि वह अपने राजा की हर आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करे। मीठी बोली से तो पत्थर भी पिघल जाता है। राजा के गुस्सा आ जाने पर उसका खराब प्यार से जीते, उसकी मनचाही वस्तुओं से प्यार करें। बिना तंत्र मंत्र के ही बुद्धिमान लोग दूसरों का हृदय जीत सकते हैं। कर्टक ने अपनी हार मानते हुए कहा, ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही सोच है तो तुम जरूर वहाँ ही करो जो तुमने सोचा है। फिर दमनक हंसा और सिर राजा सिंह की ओर चल दिया। सिंह ने जैसे ही दमनक को अपनी ओर आते देखा तो अपनी मंत्री से कहा, देखो, वह हमारे पुराने मंत्री का बेटा आ रहा है, उसे आदर सम्मान सहित हमारे समीप लाओ।
जैसे ही दमनक जंगल के राजा सिंह के सामने गया तो उसने अपना सिर झुकाकर आदर सहित प्रणाम किया। जंगल का राजा सिंह अपने पुराने मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने समीप बैठाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछने लगा, कहो मित्र, कैसे हो? बहुत दिन के बाद मिले हो। दमनक बड़े प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप हमें भूल गए हों, किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम आपके पुराने वफादार साथी हैं। आज जब हमने आपको दुख से घिरे और परेशान देखा तो हमसे नहीं रहा गया, और ऐसी कठिनाई के समय में ही तो आदमी को अपने परायों का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा धर्म है। महाराज, आप तो जानते ही हैं, यदि कोई राजा अपने सेवकों के गुणों की कदर नहीं करता तो सेवक का उसके साथ नहीं देते। ऐसे ही जब कोई राजा अपने बुद्धिमान सेवक को नीचे धकेलता है तो वह उसके हृदय से नफरत पैदा हो जाती है, जिससे उस सेवक का भी कोई गुनाह नहीं होता। जैसे सोने के गहनों में जड़ा हीरा पीतल में जड़ दिया जाए तो हीरा न तो चमकता है न ही शोभा देता है, पर देखने वाला ही उसे जड़ने वाले से नफरत करता है। आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिन बाद आए हो, उसका उत्तर ही तो यही है कि जहाँ पर दाएं बाएं में कोई अंतर ना समझे वहाँ पर बुद्धिमान रुके भी तो कैसे। जिस देश में जोहरी ना हो वहाँ का सागर से निकलने मोतियों की कीमत नहीं लग सकती। जिनकी बुद्धि कांच की मणि और मणि में फ़र्क कोआ समझता है, उसके पास सेवक के क्षणमात्र भी नहीं ठहरता। जहाँ पर लाल मणि और अवर्ध मणि में कोई भेद नहीं समझा जाता, वहाँ पर रत्नों की दुकानदारी कैसे की जा सकती है। जहाँ स्वामी सब सेवकों से उसकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार किए बिना एक जैसा बर्ताव करता है, वहाँ पर बुद्धिमान सेवकों के दिल टूट जाते हैं। न तो बिना सेवकों के स्वामी और ना ही बिना स्वामी के सेवक रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो राजा प्रजा का मन न जीत सके, अर्थात जनहित के काम न करे, उसे किरणों के बिना सूरज ही कहा जाता है। जो स्वामी खुश होकर अपने वफादार बहादुर सेवकों को इनाम प्रदान करता है, वही सेवक समय आने पर राजा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। जो सेवक गर्मी, सर्दी, भूख आदि से नहीं घबराता, वही वफादार हो सकता है। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिंगलक बोला, अच्छा, ऐसा ही होगा यदि तुम कुछ करने के योग्य हो अथवा नहीं। आखिर हमारे मंत्री के पुत्र हो, इसीलिए जो कुछ भी कहना चाहते हो बेझिझक कहो। मैं तो केवल निवेदन ही करना चाहता हूँ देव। तो फिर संकोच किस बात का? जो कहना है साफ साफ कहो। पिंगलक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मित्र, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं, एकांत में कहना चाहिए, क्योंकि गुप्त बात 6 कानों में जाने से किसी भी कठिनाई का कारण बन सकती है। पिंगलक ने दमनक की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और बात उसके दिल को छूने लगी। फिर उसने अपनी नज़र के इशारे से वहाँ पर बैठे सब जानवरों को जानने के लिए कहा, हे जंगल के स्वामी, अब आप बताओ कि जिस वक्त पर आप नहर के समीप प्यास बुझाने के लिए पानी पीने गए थे, तो वहाँ पर से आप वापस क्यों लौट आए? शेर ने हंसकर कहा, वैसे ही स्त्रियों से, दोस्तों से, युवा मित्रों से गोपनीय बात कुछ न कुछ छुपा लेनी चाहिए, परंतु यह बात उचित है या नहीं, ऐसा सोचकर बुद्धिमान को चाहिए कि अपनों के अनुरोध पर गुप्त से गुप्त बात भी वक्त आने पर कह दे। दमनक की बात सुनकर शेर सोच विचार में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में सच्चाई थी। फिर वह एक सच्चा मित्र लग रहा था। मित्रों के बारे में कहा गया है कि सच्चे मित्र, वफादार सेवक, बुद्धिमान स्त्री, दयालु कोमल हृदय मालिक के आगे अपना रोना रोकर आदमी अपने दिल की बात का बोझ हल्का कर लेता है। इसी कारण शेर ने अपने मन की बात होठों पर लाते हुए कहा, श्रीमान, मैं उस जंगल में जाना चाहता हूँ। क्यों? जंगल का स्वामी होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे पुराने मित्र, मैं आपसे क्या छिपाऊं, वास्तव में इस जंगल में एक अद्भुत जंतु आ गया है
जिसकी गर्ज से ही उसका भयंकर है कि डर के मारे कलेजा काँप उठता है। जरा सोचकर देखो कि उसकी शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा और बड़े ही अंदाज से कहा, महाराज, आप उसकी गर्ज से ही डर गए? आपको यह बात ठीक नहीं है। कहा गया है, जल में बांध टूट जाता है, चौकन्ना न रहने से गुप्त विचार प्रकट हो जाता है, चुगली करने से प्रेम टूट जाता है और दुखी मनुष्य कठोर वचनों से अलग हो जाता है। अपने पूर्व साथियों द्वारा उत्पन्न इस वन को छोड़कर आपके लिए जाना उचित नहीं है। यह बात याद करने योग्य है कि अत्यंत उग्र और भयंकर शत्रु से युद्ध होने पर भी जितना धीरज नहीं टूटता है, वह राजा कभी भी हार का मुंह नहीं देखता है। गर्मी के दिनों में तालाब तो सूख जाते हैं, किंतु सागर कभी नहीं सूखता। जो मुसीबतों से नहीं डरता, सुख में खुश नहीं होता, मुठभेड़ में निडर, ऐसा वीर पुत्र तो कोई कोई माँ ही पैदा कर सकती है। जान न होने पर नम्र, निसारता होने से लघु और मान सहित पुरुषों का जन्म लेना ऐसा होता है जैसे तिनका किसी सुंदर होते हुए भी लाख का गहना बेकार होता है। यह सब जानकर समझकर मालिक को धर्म और धैर्य रखना चाहिए। इस तरह डरकर भागने से आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। पहले मैंने भी समझा था कि वहाँ पर कोई भयंकर और शक्तिशाली जानवर आ गया है, पर जब देखा तो समझा कि शेर ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? दमनक, सुनो, अब अगली कहानी होगी कायर मत बनो। अगली कहानी कायर मत बनो नेक्स्ट लाइव में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।